सुबह का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। सूरज की रोशनी में काफी हद तक तेजी नजर आ रही थी। यह रोशनी जब खिड़की से छनकर श्रेया के चेहरे पर पड़ी तो वह एक झटके से उठ बैठी और फिर संडे होने का ख्याल आते ही मुस्कुरा दी। शुक्र है आज संडे है, वरना इस सर्दी में रोज सुबह उठना तो सजा बन जाता है। उसने आलस भरी अंगड़ाई ली और बड़बड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाए, चप्पल पहनी और बाहर आ गई। नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। तभी दलान में पहुंचते ही उसे याद आया कि कल मामा सबके लिए उनकी पसंद की चॉकलेट लाए थे। उसने अपनी चॉकलेट फ्रीजर में रखकर सबको सख्त हिदायत दी थी कि कोई उसे हाथ भी ना लगाए। यह याद आते ही वह किचन में पहुंची और फ्रीजर में झांकने लगी। बबीता जी वहां नाश्ता बना रही थी और उसकी माँ कविता जी पास ही मेज पर बैठी सब्जी काट रही थी। माँ, मेरी चॉकलेट कहाँ गई? उसने पूरा फ्रीजर छान मारा लेकिन चॉकलेट नहीं मिली। यहीं रखी होगी। क्या बच्चों की तरह सुबह उठते ही चॉकलेट की जिद कर रही हो? बड़ी हो जाओ श्रेया, पता नहीं यह लड़की कब समझदार बनेगी। कविता जी बड़बड़ाई तो बबीता जी हंस पड़ी। बेटा, मुझे लगता है हर्ष ने खा ली है। रात को मैंने उसे किचन में आते जाते देखा था। यह सुनते ही श्रेया का चेहरा उतर गया। हर्ष के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने मन ही मन कहा और फिर मुस्कुराकर बबीता जी की तरफ देखा जो हर्ष का नाश्ता ट्रे में सजाकर ऊपर ले जाने वाली थी। मामी, मैं ले जाऊं हर्ष के कमरे में? उसने इतनी मासूमियत से कहा कि बबीता जी कुछ पल के लिए चौंक गईं। तुम ले जाओगी? जो बिना हिले पानी तक नहीं पीती थी, आज उसे खुद आगे बढ़ते देख वह मुस्कुरा दी। क्या हो गया मामी? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस आप लोग मुझ पर भरोसा करें। वो मुस्कुराई, फिर ट्रे उठाई और हर्ष के कमरे की तरफ मटकती हुई चलने लगी। लेकिन उससे पहले उसने अपने कमरे का रुख किया जहाँ कविता जी हमेशा वॉशरूम में फैब्रिक सॉफ्टनर रखती थी जिससे कपड़ों में अच्छी खासी खुशबू रहती थी। बदले का ख्याल उसके दिमाग में उछला और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने गर्मा गर्म चाय में फैब्रिक सॉफ्टनर का एक ढक्कन डाल दिया। चाय को सूंघा तो खुशबू कुछ ज्यादा ही तेज लगी। वो मुस्कुरा दी। अब देखती हूँ कैसे तुम्हें मेरी चॉकलेट हजम होती है। वो धीरे धीरे चलती हुई हर्ष के कमरे के पास पहुंची। हर्ष बेड पर औंधा लेटा अपने मोबाइल में गेम का कोई लेवल खेल रहा था। श्रेया चालाकी से मुस्कुराई और धीरे से अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खटखटाना नहीं भूली। अरे, आज सूरज कहाँ से निकल आया? तुम इतनी जल्दी उठ गई, बड़ी हैरानी है। उसने बस एक नज़र उसकी तरफ डाली और फिर मोबाइल में घुस गया। कमेंट करता हुआ खेलने लगा। श्रेया ने उसे घूर कर देखा, फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आई। हर्ष, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। असल में मामी के घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें बार बार ऊपर नीचे चढ़ना मुश्किल होता है। तुम्हें भी तो समझना चाहिए। खैर छोड़ो, ये लो चाय पियो, गरम है, ध्यान से। ये कहते हुए उसने चाय उसके हाथ में पकड़ा दी। हर्ष बिना ध्यान दिए गेम खेलते हुए चाय का एक घूंट भर बैठा और अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने झटके से आंखें मीच ली और अजीब सी सिरहन उसके शरीर में दौड़ गई। ओह नो, ये तुमने चाय में क्या डाला है? इतनी कड़वी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। उसने चाय वहीं जमीन पर थूक दी और वॉशरूम की तरफ कुल्ला करने भागा। पीछे से श्रेया की हंसी गूंज उठी। तुम्हें नहीं पता, मैंने नया फ्लेवर निकाला है। ये फैब्रिक सॉफ्ट चाय है जो अंदर के सारे अंग नरम और खुशबूदार कर देगी। यह सुनते ही हर्ष बाहर आया और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। तुमने मेरी चाय में केमिकल मिलाकर मुझे पिला दिया। तुम्हें पता भी है ये जानलेवा हो सकता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो श्रेया हंसती हुई बाहर की तरफ भागी। जानलेवा भी कर देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फेवरेट चॉकलेट खाने की? हाँ, यह सुनते ही हर्ष उसके पीछे दौड़ा। अब घर में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। श्रेया आगे आगे भाग रही थी और हर्ष पीछे पीछे, मुंह कड़वा किए हुए बार बार थूकता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी भाग दौड़ में वो सीधे जाकर निशा से टकरा गया जो आलू के पराठों की प्लेट लेकर नाश्ते की मेज की तरफ जा रही थी। उफ भाई, देख कर चला करो, अंधे हो क्या? उसे अपने आलू के पराठे शहीद हो जाने का दुख था। निशा हैरानी से उन तीनों की भागदौड़ देखती रह गई और फिर सिर झटक लिया।
बबीता जी भी यह तमाशा देखकर ठिठक गईं। तभी शोर सुनकर कविता जी बाहर आ गईं। हर्ष और श्रेया ने फिर से कोई शरारत कर दी थी। वह सिर पकड़कर रह गईं। हर्ष जैसे ही श्रेया के पीछे भागता हुआ गार्डन तक पहुंचा, माली बाबा पौधे में पानी डाल चुके थे। जमीन फिसलन भरी थी, लेकिन हर्ष का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। श्रेया का ठहाका पहले से भी ज्यादा तेज हो गया। दूसरी तरफ हर्ष अपनी बाह पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं इन दोनों डायनों के बीच कहाँ फंस गया हूँ। एक से बचकर निकला तो दूसरी ने जमीन पर पटक दिया। श्रेया की बच्ची, ये बदला उधार है। अभी तो मैं घायल हूँ, लेकिन हौसला पूरा है, बदला जरूर लूंगा। यह कहते हुए वह दांत पीसता रहा और श्रेया हंसती हुई वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निशा ने गिरे हुए पराठे समेटे, फिर नाश्ते की मेज पर बैठकर दूसरा पराठा उठा लिया। बबीता जी और कविता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं ये कब समझदार होंगे। श्रेया बीरेंद्र जी और कविता जी की एक लौती बेटी थी। बीरेंद्र जी और कविता जी की शादी हुई थी और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर उनके रिश्ते में एक तूफान आ गया। एक गलतफहमी ने पल भर में उनकी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी उजाड़ दी और मजबूरी में कविता जी को वह हवेली छोड़नी पड़ी। दिल पर पत्थर रखकर वह अपने पति से अलग हो गई और 7 साल की श्रेया को साथ लेकर अपने भाई के घर आ गईं। उदय प्रताप और उनकी पत्नी बबीता जी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी पर बोझ हैं। ना तो यह जताया कि कविता जी अलग रह रही हैं और ना ही यह कि वह भाई के घर रहकर उनकी कमाई खा रही हैं। दूसरी तरफ कविता जी खुद भी बहुत स्वाभिमानी थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पिता की तरफ से मिली जमीनों के किराए से ही अपना खर्च चलाएं, अलग से ज्यादा कुछ न मांगे। फिर भी उदय प्रताप ने कभी अपनी बहन कविता जी को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनकी मौजूदगी से घर पर कोई भार है। इसमें सबसे बड़ा किरदार बबीता जी का भी था। उन्होंने हमेशा अपनी ननद कविता जी को इज्जत और सम्मान दिया। यहाँ तक कि श्रेया के तमाम झगड़े और शरारतें उदय प्रताप के घर में उठाए गए थे। श्रेया यूनिवर्सिटी की होशियार लड़की थी। हर्ष और निशा के अलावा उसका कोई खास दोस्त भी नहीं था। वह शरारती जरूर थी, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील लड़की थी, जो अपनी शरारतों के पीछे अपनी नाजुक फितरत को छुपा लेती थी। उसने कभी अपनी माँ को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अपने पिता को कितना याद करती है, बल्कि हमेशा अपनी जिंदगी में अपने पिता का जिक्र गोलमोल तरीके से कर लिया। हर्ष, निशा और श्रेया की शरारतों से उदय प्रताप के घर में हमेशा रौनक रहती थी और आज तो श्रेया ने हद ही कर दी थी। सॉफ्टनर वाली चाय पिलाकर उसने हर्ष के बदले की कोशिश को चुनौती दी थी और उन दोनों के चूहे बिल्ली के खेल को कविता जी और बबीता जी ने देखकर सिर पकड़ लिया था। यह लड़की भी ना जाने कब बड़ी होगी, यह सोचकर कविता जी की फिक्र बढ़ गई। बेफिक्र होकर यहाँ वहाँ दौड़कर हर्ष से छिपने वाली श्रेया यह नहीं जानती थी कि जल्द ही उसकी जिंदगी की यह रौनकें खत्म होने वाली हैं और उसके सामने एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। आने वाले तूफान की खामोशी से वह पूरी तरह बेखबर थी। अगले दिन का सूरज वह खामोश तूफान लेकर आया। श्रेया जल्दी जल्दी आराम की आवाज निकालते हुए उठी और नाश्ते की मेज से स्लाइड उठाकर कतरते हुए तेजी से बाहर निकली। तभी उसकी माँ ने उसे बेहद रोका, जिससे वह वहीं ठहर गई। माँ प्लीज आज कोई लेक्चर मत दीजिए, आज मुझे बहुत देर हो रही है और आपको पता है ना, ये हर्ष का बच्चा मुझे यहीं छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए प्लीज नो मोर लेक्चर। यह कहते हुए वह आगे बढ़ी। फिर उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी और इस बार उस आवाज में कुछ ऐसा था कि श्रेया ठिठक गई और पीछे मुड़ी। हैरानी से देखा कि उसकी माँ वहीं सोफे पर गिरी थी, एक हाथ दिल पर रखा, दूसरे हाथ से इशारा कर रही थी कि पास आओ, लेकिन तकलीफ के कारण वह अपने पास बुलाने में असमर्थ थी। माँ, श्रेया के मुंह से जोर से निकला। उसका बैग वहीं गिर गया और वह फौरन दौड़ती हुई अपनी माँ की तरफ आई।
हर्ष, निशा, मामी जी आए देखें ना, माँ को क्या हो रहा है। श्रेया रो रो कर सबको इकट्ठा करने लगी। बबीता जी फौरन किचन से दौड़कर आई। हर्ष भी उसकी चीख पुकार और रोने की आवाज सुनकर सीधे अंदर की तरफ भागा। उसके हाथ पांव ठिठक गए। श्रेया बुरी तरह रो रही थी। बबीता जी ने हिम्मत जुटाई और हर्ष के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी में बिठाया और फिर सब उन्हें अस्पताल लेकर भागे। क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? श्रेया बार बार यही बात कह रही थी। उस वक्त उसकी हालत बहुत टूटी हुई लग रही थी। उसकी गहरी सुरमई आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपने ऊपर गुस्सा आया। उसने अपनी माँ की पहली आवाज में ही पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा, और इस बात पर वह खुद को कई बार कोस रही थी। अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर पर टहलते टहलते उसके पांव थक गए। डॉक्टर को वार्ड से बाहर आते देखकर वह सब उनकी तरफ बढ़े। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। यह सुनते ही श्रेया बेचैनी से उनसे मिलने आगे बढ़ी तो उदय प्रताप ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, तुम यहीं ठहर जाओ। तुम लगातार रो रही हो। तुम्हें यूं रोते देखेंगी तो कविता दीदी बहुत ज्यादा घबरा जाएंगी और तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम अपने आप को संभालो। मैं जाकर कविता दीदी से बात करता हूँ। उदय प्रताप प्राइवेट वार्ड की तरफ बढ़े और अंदर कमरे में दाखिल हुए। कविता जी उन्हें देखकर बेचैन हो गईं। कैसी हैं आप दीदी? उन्होंने पूछा, लेकिन कविता जी मुस्कुरा भी नहीं सकी। ठीक हूँ, बस लगता है अब समय कम रह गया है। मुझे श्रेया के लिए सोचना होगा। यह सुनकर उदय प्रताप वहीं ठहर गए। क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। कविता जी ने गहरी सांस भरी। तुम अब उसे बुलवा ही लो। यह सुनकर उदय प्रताप हैरान रह गए। यह आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप सच में यह चाहती हैं? उन्होंने पहली बार उनसे सवाल किया। कविता जी की सांसें रुक सी गईं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी श्रेया को अगर दुश्मनों से कोई बचा सकता है तो वही है। तुम उसे फोन करो, चाहे इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ही करो, लेकिन करो। उदय प्रताप तड़प उठे। आप कैसी बातें करती हैं? आपका हुक्म सर आंखों पे। यह कहकर उन्होंने फोन निकाला। उनके हाथ लड़ रहे थे। क्या श्रेया इस फैसले को कबूल करेगी? उन्होंने एक बार फिर पूछा। उसे कबूल करना होगा। यह उसकी हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। आप फोन लगाओ। मैं सोच चुकी हूँ और अब इस बात से पीछे हटने की मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, उन्होंने अटल लहजे में कहा। उदय प्रताप ने कॉल का बटन दबा दिया। कॉल उठते ही एक भारी और गंभीर आवाज उभरी थी और फिर उदय प्रताप का संदेश सुनकर वह कुछ पल के लिए खामोश हो गया। ठीक है, मैं अभी अस्पताल पहुंच रहा हूं, लेकिन आप यह बताइए कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना? यह सुनकर कविता जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, तबीयत ठीक है, बस तुम आ जाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा और दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। कविता जी के चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद उस लंबे से गलियारे में भारी कदमों की आहट सुनाई दी और एक ऊंचा लंबा व्यक्तित्व तेज कदमों से अंदर चलता हुआ वार्ड नंबर 24 के अंदर आ गया। उसे देखते ही कविता जी बिस्तर पर संभल कर बैठ गईं और मुस्कुराईं। नमस्ते, कैसी हैं आप? उन्होंने जवाब में सिर हिलाया। मैं तो इंतजार ही करता रहा कि आप मुझे आवाज देंगी, लेकिन आपने बुलाना जरूरी ही नहीं समझा। बहुत देर कर दी आपने। कविता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुराते हुए वहीं पास बैठ गया। टेंशन मत लिया कीजिए, यह सब जिंदगी का ही हिस्सा है। और हाँ, आज आपने मुझे जिस भी काम के लिए बुलाया है, बस आदेश दीजिए, मैं हाजिर हूँ। उसकी भारी और रौबदार आवाज में पूरी निष्ठा और आज्ञाकारिता झलक रही थी। कविता जी की आंखें फिर से भर आईं तो वह उठकर उनके आंसू पोंछने लगा। मेरी तुमसे बस एक ही गुजारिश है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? उनके लहजे में गहरा दर्द छुपा हुआ था। आप जो कहेंगी मैं करूँगा, बस कहकर तो देखिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तब कविता जी ने स्नेह से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी गुजारिश है कि तुम मेरी बेटी श्रेया को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लो। एक तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो।
उसका ख्याल रख सकते हो और उसके मामले में मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। यह सुनते ही वह एक पल को ठिठक गया और अगले ही पल उसके चेहरे पर अच्छी मुस्कान फैल गई। मैं तैयार हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता तभी कमरे का दरवाजा खुला और श्रेया अंदर आ गई। माँ कहते हुए वह दौड़कर कविता जी के सीने से लग गई और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, कविता जी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, लेकिन वह बहुत बुरी तरह डर गई थी। माँ, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी आपके साथ ही मर जाती। यह सुनते ही कविता जी ने उसके होठों पर प्यार से हाथ रख दिया। कैसी उल्टी सीधी बातें करती है, ऐसी बातें मत कहा कर। तभी श्रेया संभल कर सीधी हुई तो उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा और कुछ पलों के लिए अपनी जगह पर जड़ सी रह गई। सामने खड़ा वह शख्स किसी विदेशी फिल्म के हीरो जैसा लग रहा था। रौबदार कदकाठी, सदी हुई चाल और बेहद असरदार व्यक्तित्व का मालिक, जिसकी नजरें सीधे उसी पर टिकी हुई थी। श्रेया की पलकें अपने आप झुक गईं। उसकी गहरी भूरी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। लंबा चौड़ा कद, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में पहचानी सी चमक, उभरी हुई नाक और सलीके से सजी दाढ़ी उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। यह कौन है? किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा है, वह मन ही मन बुदबुदाई। फिर उसने सवाल भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा तो कविता जी हल्के से मुस्कुरा दी। अगले ही पल उन्होंने श्रेया का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। श्रेया ने हिम्मत जुटाकर माँ की तरफ देखा। क्या कह रही हैं माँ आप? पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर मुझसे जो चाहे मांग लीजिएगा। वह मजबूत व्यक्तित्व वाला शख्स भी उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मौजूदगी कुछ असहज लगी। इसीलिए वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ। जैसे ही कविता जी की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया और वह बिना आहट किए छोटे छोटे कदमों से बाहर निकल गया ताकि श्रेया को एहसास भी ना हो। श्रेया का ध्यान तो वहीं अटका हुआ था। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए ना। वह पूरी तरह हैरान थी। तब कविता जी ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम शादी कर लो। श्रेया अपनी जगह उछल पड़ी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बीमार हैं और मैं शादी कर लूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। और शादी भी किससे करूँगी? कोई दूल्हा भी तो नहीं है। उसका सिर चकराने लगा था। तुम बस हाँ कर दो बेटा, कविता जी ने भारी मन से कहा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम सुरक्षित हाथों में रहो, तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, श्रेया तड़पकर उनके होठों पर हाथ रख बैठी। माँ, मुझे इस तरह मत परखिए। आप ऐसी बातें करके मुझे बहुत दुख पहुँचा रही हैं। आप मेरे साथ ही रहेंगी, मेरे पास ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। वह उनसे लिपट गई थी। कविता जी ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी और एक समझदार बेटी की तरह सिर झुका देना होगा। जो शख्स थोड़ी देर पहले यहाँ बैठा था, मैंने उसी से तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वह खाली खाली नजरों से अपनी माँ को देखने लगी। माँ कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस वक्त खुद टूट रही हूँ। कविता जी की आवाज भी भर्रा गई। लेकिन एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर खुद से भी ज्यादा डरती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम क्या किसी और को पसंद करती हो? अगर करती हो तो बता दो। श्रेया ने ना में सिर हिलाया। श्रेया अगले ही पल सीधे बैठ गई। आप पहले ठीक हो जाइए, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी, जिससे कहेंगी शादी कर लूंगी। लेकिन कविता जी ने तुरंत उसकी बात काट दी। मैं अभी इसी वक्त तुमसे यह हाँ चाहती हूँ। मान जाओ बेटा, वरना शायद मरने के बाद भी मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। यह सुनते ही श्रेया फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप ऐसी बातें मत कहिए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसी बातें मत बोलिए। श्रेया तड़प कर उनके सीने से लग गई और बुरी तरह रोने लगी।
तभी उसने अपने सिर पर किसी स्नेह भरे हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने नजर उठाकर देखा तो वहां मामा खड़े थे। उन्होंने इशारा किया तो निशा आगे बढ़ी और उसके सिर पर लाल दुपट्टा डाल दिया। आपके कहने पर वकील और गवाहों का इंतजाम कर लिया गया है। श्रेया का दिल जोर से धड़ककर जैसे सिमट गया। सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि वह अपनी जगह सन्न रह गई थी। उसे सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह हकीकत थी। माँ प्लीज, आप एक बार फिर सोच लीजिए। वह शख्स मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। न मैं उसे जानती हूँ, न वह मुझे जानता है, और इस तरह शादी उसकी बात अधूरी ही रह गई। कविता जी ने भारी लहजे में कहा, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो साफ कह दो। यह सुनकर श्रेया और ज्यादा बेचैन हो गई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसने सिर झुका लिया। थोड़ी ही देर बाद शरद कमरे में दाखिल हुआ तो हर नजर अपने आप उसकी तरफ उठ गई। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि एक बार नजर ठहर जाए तो फिर हटने का नाम ना ले। सब कुछ ही मिनटों में हो गया। श्रेया की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। शरद एक तरफ बैठे शांत भाव से कागजों पर साइन करता रहा। श्रेया ने भी भारी दिल के साथ अपने दिल पर पत्थर रखकर उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वह ना तो अपने पति को जानती थी और ना ही उसे जानने की कोई चाह उसके मन में थी। कुछ ही पलों में श्रेया शरद की पत्नी बन गई थी। उसने यह सब सिर्फ अपनी माँ कविता जी की बीमारी की वजह से स्वीकार किया था। शादी पूरी होते ही कविता जी ने दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। श्रेया जैसे ही उनसे लिपटी, अगले ही पल कविता जी के शरीर में तेज झटका सा आया। माँ, श्रेया की चीख पूरे वार्ड में गूंज गई। वहां मौजूद सभी लोग आगे बढ़े, लेकिन कविता जी के दिल पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ चुका था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से सीना पकड़कर दर्द कम करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। डॉक्टर तेजी से अंदर आया, उन्हें देखकर जोर से निर्देश दिए और फिर भागते हुए बाहर निकल गया। उदय प्रताप भी उसके पीछे पीछे गए। श्रेया माँ के सीने से चिपकी हुई थी, जिसे डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से अलग किया। हमें इन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। लगता है ये कोमा में चली गई हैं। यह सुनते ही श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं फर्श पर बैठती चली गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बंद होती आंखों से उसने जो आखिरी दृश्य देखा था वह यही था कि डॉक्टरों और नर्सों की टीम हड़बड़ाते हुए मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करने को कह रही थी। वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, यह आवाज उसके कानों में गूंजी थी। अगले ही पल किसी अपनत्व भरे हाथों ने उसे संभाल लिया था और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहा। चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से उसकी आंख खुली। उसने भारी पलकों से देखा तो सुबह की रोशनी किसी अनहोनी की खबर दे रही थी। वह झटके से अपने बिस्तर पर बैठ गई। दूर से बहुत से लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। यह क्या हो रहा है? उसके मन में घबराहट फैल गई। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, निशा वहां कई औरतों के बीच बैठी फूट फूट कर रो रही थी। यह सब क्यों रो रहे हैं? उसने घबराकर सोचा और आगे बढ़ गई। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े शरद और हर्ष पर पड़ी और फिर उसकी नजरें हॉल के बीचों बीच ठहर गईं, जहां उसकी माँ कविता का शरीर रखा हुआ था। श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। मामा जी, यह क्या हो रहा है? उसका दिमाग इसे मानने से इनकार कर रहा था। बबीता जी आगे बढ़ी और उसे सीने से लगा लिया। कविता दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा। श्रेया वहीं जमीन पर बैठती चली गई। आप कैसी बातें कर रही हैं? उसने उनका हाथ झटक दिया। माँ तो अस्पताल में है, यह कोई और है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वह चीख पड़ी। निशा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वह अचानक उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ी। हर्ष की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी घर के मर्दों ने कविता जी का बेजान शरीर कंधों पर उठा लिया और श्रेया की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। मामा रुक जाइए, यह क्या कर रहे हैं? माँ जिंदा है, आप उन्हें क्यों ले जा रहे हैं? माँ को इस तरह मत ले जाइए, मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी।
वह इस कदर जोर जोर से रोने लगी कि वहां मौजूद हर आंख भर आई। उसने दोनों हाथों से जमीन पीटनी शुरू कर दी। निशा ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। होश में आओ श्रेया, इस तरह रोना धोना ठीक नहीं होता। निशा ने जबरदस्ती उसे पानी पिलाया और उसके बाद से श्रेया जैसे बिल्कुल चुप सी हो गई थी। आंसू उसकी पलकों पर आकर थम जाते और कविता जी की याद उसके दिल में ऐसा खालीपन छोड़ जाती जिसे ना हर्ष भर पाया और ना ही निशा। उनकी मौत को एक हफ्ता बीत चुका था और वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। हॉल में बैठी श्रेया को आंसू बहाते देख हर्ष उसके पास आया। श्रेया, यह देखो, यह चॉकलेट कैसी है? तुम्हें पसंद है ना? मैं और ले आऊं क्या? उसने ढेर सारी चॉकलेट्स उसके सामने रख दी, लेकिन श्रेया ने नजर उठाकर भी हर्ष को नहीं देखा। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, अब मैं कभी नहीं बहलूंगी। अब इस दुनिया की कोई चीज मुझे खुश नहीं कर सकती। यह कहकर वह मुंह पर हाथ रख के रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और हर्ष बस अफसोस से उसे जाता हुआ देखता रह गया। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। हर्ष और निशा ने काफी हद तक उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटाने की कोशिश की। वे अक्सर उसे बाहर घुमाने ले जाते जहां वह घंटों चुप रहती, लेकिन लौटते वक्त कभी न कभी उनकी किसी बात पर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ ही जाती थी। यही उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। ऐसी ही एक शाम थी। श्रेया अपने मोबाइल में अपना रिजल्ट देख रही थी। तभी निशा आकर धप्प से उसके पास बैठ गई। मौसम कितना अच्छा है, कहीं बाहर चलते हैं यार। उसने हर्ष की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर निकलना चाहिए। हर्ष ने हामी भरी। श्रेया ने उन दोनों को देखा और मना करते हुए सिर हिला दिया। मुझे कहीं नहीं जाना, बहुत थकान लग रही है। यह कहकर वह उठने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की बेल बज उठी। हर्ष और निशा ने फौरन मोबाइल झपट कर उठा लिया और ऐसे जताने लगे जैसे दोनों कुछ सुन नहीं रहे हों। हाँ हाँ, खूब समझती हूँ तुम दोनों की मिली भगत। मैं क्या जरा सी शरीफ हो गई, तुम लोग बदमाश बन गए। दरवाजा खोलकर आती हूँ, फिर हिसाब करती हूँ, निकम्मे कही के। वह बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखते ही अपनी जगह ठिठक गई। उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। आप इस वक्त? उसके होंठ कांपने लगे। जी, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से आया हूँ। बहुत ही जरूरी काम है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ सकता हूँ? वह ठहर ठहर कर बोलते हुए उसे ध्यान से देखने लगा। श्रेया एक झटके से संभली और दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। उदय प्रताप ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और हैरानी से उठ खड़े हुए। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? उदय प्रताप ने नमस्ते कहते हुए उसे बैठने का इशारा किया तो श्रेया चुपचाप किचन में चली गई। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। निशा ने कोहनी मारकर उसे इशारा किया तो श्रेया ने गुस्से से उसे घूर दिया। मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। यह सुनते ही हर्ष ने अपने पिता की तरफ देखा। कैसी अमानत? यह सुनकर वह रौबदार शख्स हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं श्रेया को लेने आया हूँ, वह मेरी पत्नी है और मैं उसकी विदाई चाहता हूँ। आप घर के बड़े हैं, आपकी इजाजत जरूरी है। वैसे शादी तो हो ही चुकी है। उसके लहजे में अजीब सा दबाव था जिससे श्रेया ने गुस्से में किचन की स्लैब पर मुट्ठी मार दी। आया बड़ा हक जताने वाला, पूरे 3 महीने तक कहाँ गायब था? उसने बाजू बांधकर कान लगाकर उनकी बात सुननी शुरू कर दी। बेटा, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं श्रेया की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। मैं उससे पूछकर ही जवाब दूंगा। यह सुनकर शरद ने सीधी नजरों से उदय प्रताप की आंखों में देखा। अंकल, मैं उसे आज ही लेने आया हूँ, आप उसे बता दीजिए, मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ। बबीता जी ने हैरानी से उदय प्रताप की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में श्रेया को बुलाने का इशारा किया। श्रेया वहीं जम सी गई, फिर हिम्मत जुटाकर किचन से बाहर निकली और धीरे धीरे उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र शरद की तरफ डाली जिसके माथे पर बल पड़े थे। फिर उसने साफ और ठोस आवाज में कहा, मामा जी, मैं अभी जाना नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं इनके साथ जाना ही नहीं चाहती, कभी भी नहीं।
यह कहते हुए वह एक पल भी नहीं रुकी और तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दीवार से टिकते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। अभी कुछ ही सेकंड बीते थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने झुलझुला कर दरवाजा खोला। उसे लगा हर्ष होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे जबरदस्ती मत करो, मैं इनके साथ नहीं। जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा तो वह सीने पर हाथ बांधे अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ खड़ा था। आपके पास ना कहने का विकल्प नहीं है। वह धीरे धीरे चलता हुआ कमरे के अंदर आया तो श्रेया डर के मारे पीछे हट गई। शादी हो चुकी है और अब इस रिश्ते से आप इनकार नहीं कर सकती। श्रेया ने गुस्से और दर्द से उसे देखा। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि आपकी माँ की इच्छा से हुई है और इतना तो मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपनी माँ की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। मेरे साथ चलिए। उसने यह आखिरी बात इस तरह ठहर कर कही कि श्रेया के अंदर आग सी लग गई। ओ हेलो, मैं आपके साथ नहीं जा रही, समझे आप? और अभी आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। वह गुस्से से चिल्ला उठी। यह कभी नहीं होगा। मैंने आपकी माँ से कहा था और मैं उस बात को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। जब मैं एक अजनबी होकर उनके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप उनकी अपनी बेटी होकर उनकी इच्छा का सम्मान क्यों नहीं कर सकती? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपके पास 10 मिनट हैं। छोटा सा बैग तैयार कर लीजिए। यह कहकर जैसे आदेश दे रहा हो वह बिना पीछे देखे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। श्रेया ने अपने सीने में अटकी सांस छोड़ी। जब वह बोलता था तो सामने वाले को पूरी तरह दबा देता था और इस वक्त श्रेया की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बेटा, जिद मत करो, वह तुम्हारा पति है और तुम्हें अपने साथ ले जाने का उसे पूरा हक है। बबीता जी ने प्यार से उसे गले से लगाया तो श्रेया ने दिल पर पत्थर रखकर आंसू पी लिए और अपना छोटा सा बैग तैयार करने लगी। उसने एक एक करके सबको बाय कहा और फिर भारी कदमों से चलती हुई गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। वह जो गाड़ी से टिककर खड़ा था उसके इस सख्त रवैये पर हल्की सी मुस्कान के साथ ड्राइवर सीट पर आ बैठा। आप चाहें तो आगे भी बैठ सकती हैं, मैं आपका ड्राइवर नहीं पति हूँ। यह सुनकर श्रेया ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या फर्क पड़ता है, बस एक शब्द का ही तो फर्क है। वह धीमे से हंस दिया। उन दोनों के बीच लंबी खामोशी छा गई। गाड़ी जब एक शानदार हवेली के सामने रुकी तो श्रेया ने हैरानी से उसे देखा। वह कंधे उचकाता हुआ गाड़ी से नीचे उतर गया। वह भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरी। अगले ही पल उस रौबदार शख्स ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखकर उसे ढांढस बंधाया। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह उसे साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि हवेली के बड़े से हॉल में बैठी नीता जी की नजर सबसे पहले अपने बेटे पर पड़ी। शरद कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनके पास बैठी उनकी बहन सरला जी ने भी उन दोनों को हैरानी से देखा। शरद, यह किसे लेकर आए हो? माँ, मैं आपको सब कुछ बाद में बताता हूँ। शरद ने कहना चाहा तो नीता जी ने उसे वहीं रोक दिया। मैं एक अजनबी लड़की को घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगी। यह कौन है और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? वह गुस्से से भर गई थी। यह कोई अजनबी लड़की नहीं है, यह आपकी बहू है, कविता आंटी की बेटी और मेरी पत्नी। यह सुनकर श्रेया को जोर का झटका लगा और उसने अगले ही पल शरद का हाथ छोड़ दिया। नीता जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। खबरदार, उसकी बेटी को तुम घर के अंदर नहीं ला सकते। जहां से लाए हो वहीं छोड़ आओ। और तुम्हें शर्म नहीं आती उस औरत की बेटी से शादी करते हुए? उनकी ऊंची आवाज सुनकर श्रेया घबरा गई और डर के मारे पीछे हटकर शरद के पीछे छिप गई। उसने घबराहट में उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। माँ प्लीज, यह मेरी पत्नी है और मैं इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, शरद ने सख्त लहजे में कहा। श्रेया ने एक पल के लिए खाली नजरों से उसके चेहरे को देखा। शरद ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बराबर खड़ा कर लिया। मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले यह याद रखिए
कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। श्रेया ने कहा। नीता जी अपनी जगह सन्न रह गईं। तभी सरला जी आगे बढ़ी और शरद की आंखों में देखकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अजनबी लड़की को अपनी मंगेतर से ऊपर रख रहे हो। तुम्हारी तो सगाई हो चुकी थी और तुम इस लड़की को यहाँ ले आए हो। शरद के माथे पर बल पड़ गए और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। खबरदार सरला मौसी, अब इसके बाद मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहे। और आपको बता दूं कि सगाई से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता शादी का होता है, जो मेरा इस लड़की से जुड़ चुका है। उम्मीद करता हूं अब कोई भी अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलेगा, वरना मुझे सख्त होना पड़ेगा। पायल से सगाई आप लोगों ने जबरदस्ती करवाई थी। मैंने पहले ही कहा था मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे शादी कर भी लेता तो वह जिंदगी भर परेशान रहती। जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ समझौते करवाते हैं। यह बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? आखिरी बात उसने इतने जोर से कही कि हवेली की दीवारें तक कांप उठी। उसी वक्त हवेली में आती पायल ने यह पूरा मंजर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। पायल उसकी मंगेतर थी, लेकिन अब शायद यह रिश्ता भी वहीं खत्म हो चुका था। शरद सबके सामने श्रेया का हाथ थामे उसे सीधे अपने कमरे में ले आया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही श्रेया एक झटके से उससे अलग हो गई। यू चीटेड, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ को धोखा दिया तुमने। मेरी सीधी सादी माँ तुम्हारी बातों में आ गई और तुम उसी परिवार से निकले जिसने उन्हें तोड़ दिया। वह चिल्लाई और आगे बढ़कर उसके सीने पर घूंसे बरसाने लगी। शरद यह सब देखकर हंस पड़ा। ओह हेलो मैडम, तुम्हारी माँ को अच्छे से पता था कि मैं शरद हूँ, तुम्हारी बुआ की देवरानी का बेटा। समझी? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इधर बैठो आराम से। उसने गुस्से से भरी श्रेया को कंधे से पकड़कर बेड पर बिठा दिया, लेकिन वह चैन से बैठने को तैयार ही नहीं थी। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ इस अजीब से घर में रहूंगी? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे मामा के पास जाना है। अभी छोड़ो मुझे। शरद का सिर दर्द से भारी होने लगा। चुप हो जाओ, अपनी टेटे बंद करो, मेरा सिर फट रहा है। कहते हुए वह कुर्सी पर बैठकर अपनी कनपटी दबाने लगा। आंखों में साफ झुलझुलाहट थी। मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो टेटे करूँ, समझे आप? उसकी बात पर शरद खुलकर हंस पड़ा। मैडम, यूनिवर्सिटी में इतने साल पढ़ाई की है, आपको यह भी नहीं पता कौवा क्या करता है? टेटे नहीं करता। तुम तो बतख हो जिसकी आवाज मेरे दिमाग के तार हिला रही है। पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे झेलूंगा। आखिरी बात पर वह बड़बड़ाते हुए बोला और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। श्रेया गुस्से से तमतमा उठी। मैं भी देखती हूँ शरद कि तुम मुझे यहाँ कितने दिन रोक पाते हो। तुम्हारा जीना मुश्किल ना किया तो मेरा नाम श्रेया नहीं, समझे तुम? वह भीतर से टूटी हुई थी, लेकिन आंखों में जिद और इरादा लिए उठी और अपना बैग खोलकर सामान जमाने लगी। वैसे भी उसने सोच लिया था कि उसे यहाँ बस कुछ ही दिन रहना है और वह शरद की नाक में इतना दम करेगी कि वह खुद ही उसे मामा के घर छोड़ आएगा। यह सोचकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसमें चालाकी भी थी। वे दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जिंदगी शुरू कर चुके थे। शरद उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए रात 12 बजे के बाद कमरे से निकल जाता और श्रेया उस वक्त गहरी सांस लेकर अपनी माँ कविता जी को याद करके चुपचाप रो पड़ती। दिन इसी तरह गुजरते चले गए। वह ज्यादातर कमरे में ही बंद रहती, क्योंकि उसे पता था बाहर सब उसे नफरत की नजर से देखेंगे। वह दिन भर कभी किताबें पढ़ती, कभी खामोशी में डूबी रहती और यही सोचती रहती कि इस घर से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकले। यहाँ रहते हुए उसे 1 हफ्ता बीत चुका था। शरद ने उससे नरमी से कहा था कि वह अपना वक्त ले ले, लेकिन इस घर में ढलने की कोशिश जरूर करे, और आज हिम्मत जुटाकर वह बाहर निकल ही आई थी। अब भी उसे पूरा घर अजनबी सा लग रहा था। नीचे हॉल में कदम रखते ही नौकरानी उसके सामने आ गई। बहू जी, नाश्ता नीचे लग गया है। आज उसके बाहर आने की यही वजह थी, क्योंकि नौकरानी ने उसके कमरे में नाश्ता नहीं भिजवाया था। तुम मेरा नाश्ता कमरे में ही भिजवा दो। उसकी यह बात वहीं मौजूद शरद की माँ नीता जी ने भी सुन ली थी। उन्होंने तंज भरी मुस्कान के साथ
उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे बहू, तुम नीचे आ गई? चलो अच्छा है, नई नई दुल्हन हो, हफ्ते भर बाद कमरे से बाहर कदम तो निकाला। अब इस घर के तौर तरीके भी सीख लो। यहाँ बहुएं नीचे पूरे परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करती हैं। आवाज सुनकर श्रेया पलटी। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और भौवें सिकोड़कर बोली, जी बिल्कुल, लेकिन मैं मॉडर्न बहू हूँ और आपके तरीके नहीं सीख सकती। माफ कीजिए, मैं कमरे में ही खा लूंगी। नीता जी का चेहरा तमतमा उठा, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। क्या कहा तुमने? वह अपनी जगह से उठी तो उनकी बहन सरला जी ने उनका हाथ दबाकर बैठने का इशारा किया। श्रेया ने बेहद मासूमियत से कंधे उचकाए और बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बस अपना तरीका बता दिया। यह कहकर वह पलट गई और कमरे में आते ही उसके चेहरे पर एक खास सी मुस्कान फैल गई। बस पहला बार कर दिया है, अब इस घर से निकलने की तैयारी करो। शाम को वह अपने कमरे में बैठी नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। वह चौंक कर सीधी हो गई। सामने शरद खड़ा था, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती। तुमने मम्मी से क्या कहा? वह अभी तक रो रही हैं। उसकी आवाज इतनी कड़ी थी कि श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। वह आगे कुछ कहती उससे पहले ही शरद ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में काट दी। 2 हफ्ते होने वाले हैं तुम्हें यहाँ आए और यह तुम्हारी चौथी लड़ाई है। आखिर दिक्कत क्या है तुम्हें? उसके बाद श्रेया के सीने में जैसे तीर चुभ गया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर शरद ने सीने पर बाजू लपेटे और हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ बोला, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि जो भी मुश्किल आएगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह 2 कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा तो श्रेया ने बेख्याली में पलकें झुका ली। मगर इस घर में तुम्हें किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? आखिर में उसका लहजा काफी नरम हो गया। श्रेया ने सिर हिलाकर हामी भर दी। शरद यह कहकर मुड़ा और फिर कुछ सोचकर पलटा, अपने व्यवहार पर जरूर ध्यान देना, और वह बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही श्रेया ने अटकी हुई सांस छोड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उफ, तौबा, कितनी चालाक सास है। तुम्हारी बीवी ने मुझसे बदतमीजी की। वह नीता जी की नकल उतारते हुए ऊंची आवाज में हंस पड़ी। हाय, मैं तो मर ही गई। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मैं तो उजड़ गई। वह मुंह बनाकर दूसरा डायलॉग बोलने लगी और फिर खुद ही अपनी हरकत पर हंस पड़ी। अरे बाबा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह इतनी सी बात का मुद्दा बनाकर अपने बेटे को मेरे खिलाफ कर देंगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि श्रेया तो यही चाहती है। आपका बेटा आपको ही मुबारक हो, वह बड़बड़ाती रही। अभी तो यह बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उसने अदा से अपने बालों की एक लट उंगली में लपेटी और शाम को अपनी कजिन निशा और हर्ष को कॉल मिलाया। यार, तुम लोग कल आ जाना, घर में छोटी सी दावत है, तुम्हें खास तौर पर बुलाया गया है। यह कहकर उसने फोन रख दिया और अगली शाम का इंतजार करने लगी। अगली शाम वो दोनों आ चुके थे और तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। तभी वहां से पायल गुजर रही थी। वो पड़ोस में रहती थी, अक्सर आ जाती थी। श्रेया ने पहले नौकरानी को आवाज दी, सुनो, मेरे कजिन आए हैं, उनके लिए अच्छे से खाने की तैयारी करो। पायल, जो अपने मोबाइल में मगन आगे बढ़ रही थी, ठिठक कर रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम लोग आ गए? यह सुनकर श्रेया बिल्कुल नहीं घबराई और बोली, हाँ बिल्कुल आ गए ये लोग। अब हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, इसीलिए आए हैं। क्या है ना कि तुम्हें भी एक्टिंग करनी है। मेरे ब्लॉग के नाटक में एक एक्टर है पायल, और वैसे भी तुम भी पायल हो और दिखती भी वैसी ही हो। हमारे चैनल में आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। हर्ष हंस पड़ा और बोला, जी बिल्कुल। पायल में ठुकराई हुई दुल्हन की झलकियां दिखेंगी। पायल का रंग एकदम बदल गया। सिर से पांव तक वह अंदर ही अंदर सुलग उठी थी। श्रेया ने उसकी जगह तो ले ही ली थी और अब उसे जानबूझकर और ज्यादा तपा रही थी। उसी वक्त निशा ने मोबाइल ऑन किया तो हर्ष ने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लिया। हेलो गाइस, ये है पायल, ठुकराई हुई दुल्हन। यह कहते ही तीनों ठहाका मारकर हंस पड़े। पायल ने फटी फटी आंखों से उन्हें देखा और जैसे ही आगे बढ़ने लगी, हर्ष ने मोबाइल में झांकते हुए उसे आवाज दी, अरे भाई, हमारी पायल उधर है। अरे
वही जो कभी शरद की होने वाली दुल्हन थी। लेकिन अफसोस, अब शरद की दुल्हन तो श्रेया है। हर्ष की बात सुनते ही पायल के तन बदन में आग लग गई। तुम? उसने गुस्से में उंगली उठाई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, तीनों एक साथ बोल पड़े। पायल तो बेचारी, श्रेया और निशा ने मिलकर जोर से कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। हर्ष ने दोबारा मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारी पायल। यह कहते हुए उन दोनों ने पायल की तरफ इशारा किया और जी को लंबा खींचकर बोला। पायल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। श्रेया उसके सामने आ गई और बोली, अब हम दिखाएंगे ठुकराई हुई दुल्हन। देखिए, यह है हमारी ठुकराई हुई दुल्हन। यह कहते हुए उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, पायल ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। हर्ष ने तुरंत मोबाइल संभालते हुए रिकॉर्डिंग और पास से शुरू कर दी। ठुकराई हुई दुल्हन आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही है। यह सुनते ही पायल तड़प उठी। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। निशा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, चलो अब हम दोनों दुल्हनों का इंटरव्यू लेते हैं। हर्ष ने कैमरा उनकी तरफ घुमा दिया। ये है श्रेया, शरद की दुल्हन, और ये है पायल, पता नहीं किसकी दुल्हन। पायल की आंखों में ढेर सारे आंसू भर आए। हर्ष एक पल के लिए ठिठक गया। श्रेया और निशा अभी भी हंस रही थी, लेकिन पायल के चेहरे पर फैली शर्मिंदगी देखकर हर्ष का दिल भारी हो गया। तुम लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हो? पायल चिल्ला उठी। अरे, हम कहाँ तंग कर रहे हैं, हम तो बस एक फनी ब्लॉग बना रहे हैं, श्रेया ने लापरवाही से कहा। पायल की आंख से आंसू टपक गया। शरद मेरा था, उसने सीधे श्रेया की आंखों में देखकर कहा। तो श्रेया ने भी आंखें सख्त करते हुए जवाब दिया, था, अब नहीं, अब सिर्फ मेरा है, समझी तुम? यह बात पायल के दिल पर आखिरी बार बन गई। वह तेजी से मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई वहां से भाग गई। यार, सच में उसे रुला दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हर्ष ने मोबाइल नीचे रख दिया। पायल यह सब सह नहीं पाई और रोती हुई सीधे नीता जी के पास पहुंच गई। आंटी, मैं यहाँ यह सब सुनने और सहने नहीं आई हूँ। यह लड़की बहुत बदतमीज है, आज इसने हद पार कर दी है, इसे सबक सिखाना होगा। नीता जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर सख्ती छा गई। मैं देखती हूँ इसे। जैसे ही वह लॉज में पहुंची, श्रेया, निशा और हर्ष एक साथ हंसी मजाक कर रहे थे। इससे पहले कि श्रेया कुछ समझ पाती, नीता जी आगे बढ़ी और गुस्से में उनका हाथ उठकर सीधा श्रेया के गाल पर लगा। उसी वक्त अंदर आते शरद ने पूरा मंजर अपनी आंखों से देख लिया। कमरे में एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। श्रेया का चेहरा झटके से दूसरी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और अपमान साफ झलक रहा था। हर्ष और निशा भी सन्न रह गए और चुपचाप वहां से हट गए। मम्मी, यह आपने क्या किया? शरद की भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। वह सब कुछ देख चुका था। श्रेया अपने मुंह पर हाथ रख के रोती हुई कमरे में आकर बंद हो गई थी। उधर नीता जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि यही सबक मुझे पहले ही सिखा देना चाहिए था। यह लड़की हद से ज्यादा बदतमीज है। शरद ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और भारी आवाज में कहा, मम्मी, किसी पर हाथ उठाने का आपको कोई हक नहीं है, चाहे वह कितनी भी बदतमीजी क्यों ना करे। मैं हूं ना, आप मुझसे कहती। ये कहते ही वह बिजली की तेजी से श्रेया के पीछे भागा। कमरे का दरवाजा खुला तो हल्की पीली रोशनी जल रही थी। श्रेया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और गाल पर थप्पड़ का लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। शरद ने दरवाजा बंद करते हुए नरमी से उसे पुकारा, श्रेया। श्रेया ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से चले जाइए। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन शरद उसकी बात अनसुनी कर उसके पास बैठ गया। मेरी तरफ देखो, नहीं देखना। श्रेया की कटी कटी आवाज आई। शरद ने बेहद नर्म लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों से एक बड़ा सा आंसू फिसलकर शरद के हाथ पर गिर पड़ा। पहली बार शरद ने हिम्मत करके उसकी ठोड़ी थामी और प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। फिर बहुत नरमी से उसके गाल पर उंगली फेर दी। श्रेया एक पल को ठिठक गई। शरद की आंखों में चमकता अपनापन देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा और नजरें अपने आप झुक गईं। शरद बोला, शरारत तुमने की,
यह मैं मानता हूँ, लेकिन किसी को भी तुम पर हाथ उठाने का हक नहीं है, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। यह सुनते ही श्रेया की सिसकियां टूट गईं और वह रो पड़ी। मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था, मुझे पता है। शरद ने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए नरमी से कहा, तुम्हारी ये शरारतें बुरी नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ मुझे अच्छी लगती हैं, यह दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकती हैं। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मजाक एक हद में अच्छा होता है, ऐसे मजाक का क्या फायदा जो किसी का मन दुखा दे। श्रेया सिर झुकाकर उसकी बात सुनती रही। उनके बीच एक पल की भी खामोशी नहीं थी। शरद ने धीरे से श्रेया को थामकर अपने गले से लगा लिया। बस मैं हूं ना। उसकी भूरी आंखों में प्यार के गहरे एहसास साफ झलक रहे थे। पहली बार श्रेया को शरद अच्छा लगा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह अपनी बात पर कायम रही। इट्स ओके जान, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। वह उसके कान के पास झुककर धीमे से बोला, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। श्रेया ने सिसकते हुए उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में कस ली। अगले ही पल शरद ने उसे फिर गले से लगा लिया। वह खुद को रोक नहीं पाया था। श्रेया ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली और उसके सीने में मुंह छुपाकर रो पड़ी। शरद धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा और फिर उसके गालों पर झुककर आंसुओं को पोंछने लगा। श्रेया, उसने बहुत नरमी से उसे पुकारा। उसे लगा जैसे वह पूरी हो गई हो। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि तुम सच में मेरी हो, शरद ने कहा। वह एक पल को सन्न रह गई। दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। पूरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। अगले ही पल वह उसे धीरे से बेड तक ले आया और प्यार भरे शब्दों में बोला, देखो मैं यहीं हूँ, तुम घबराओ मत और आगे से किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कब उसकी पनाह में खो गया, श्रेया को पता ही नहीं चला। श्रेया ने भी पहली बार अपने दिल की धड़कन किसी के लिए इतनी तेज महसूस की। धीरे धीरे शरद अपनी मोहब्बत की बारिश में उसे भिगा रहा था। आज पहली बार श्रेया ने महसूस किया कि वह इस शख्स से इतनी आसानी से जुदा नहीं हो सकती। वह शख्स जो नरमी और प्यार से संभाल रहा है, वह उस शख्स से कैसे दूर हो सकती थी। वह उसका पति था। और कई दिनों बाद श्रेया खुलकर मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट ने शरद को भी पूरा कर दिया। अगले दिन सूरज की खूबसूरत किरण उनके कमरे में आ गई। वह अंगड़ाई लेकर उठी तो शरद ने उसे पकड़ लिया। वह शर्म से मुस्कुराई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठकर बाहर गया तो नौकरानी ने कुछ कहा। क्या हुआ? उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ नहीं, बस नीचे नाश्ते पर चलते हैं, साथ चलेंगे। ठीक है। शरद वॉशरूम की ओर चल दिया। जब दोनों नीचे आए तो श्रेया के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। सभी लोग डाइनिंग एरिया में मौजूद थे। शरद ने कहा कि आप सबको मैं एक सच बताना चाहता हूँ। आप सबको यह लगता है कि कविता आंटी एक अच्छी औरत नहीं थी और उन्होंने बीरेंद्र अंकल को धोखा दिया, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। यह सब कुछ गलतफहमियों की वजह से हुआ और इन गलतफहमियों को बढ़ाने का काम बीरेंद्र अंकल की बहन यानी श्रेया की बुआ और मेरी ताई ने किया। कविता आंटी के मायके में पड़ोस में एक लड़का रहता था जो उन्हें पसंद करता था, लेकिन कविता आंटी की उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कविता आंटी ने उसे मना कर दिया था और बीरेंद्र अंकल से उनकी शादी हो गई थी। इस बात से वह बहुत चिढ़ गया था और उसने कविता आंटी से बदला लेना चाहा और उनके घर पर लेटर भेजने लगा और वह लेटर श्रेया की बुआ के हाथ में लग गए। और श्रेया की बुआ यानी कि ताई जी कविता आंटी से चिढ़ती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके आने से उनके भाई ने उन्हें तवज्जो देना कम कर दिया है। उन्होंने वह सारे लेटर ले जाकर बीरेंद्र अंकल को दिखा दिए और उनके दिमाग में यह भर दिया कि कविता आंटी का उस लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। कविता जी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बीरेंद्र साहब उन लेटर को देखकर बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने अपनी बहन की बातों पर अंधा यकीन कर लिया।
और कविता जी की एक भी सफाई नहीं सुनी और उन्हें घर से निकल जाने को कह दिया। उस वक्त श्रेया बहुत छोटी थी और कविता जी उसे लेकर अपने भाई के घर चली आई। फिर एक दिन कविता जी को पता चला कि वह लड़का बहुत ही आवारा टाइप का है और उन्हें डर सताने लगा, कहीं वह उन्हें या उनकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं ताई के साथ कविता आंटी के घर जाया करता था और वह मुझे बहुत लगाव दिखाती थी, इसीलिए वह मुझे काफी पसंद थी। और जब श्रेया 5 साल की थी तब से मैं वहां जा रहा था। उसके बाद जब कविता जी घर छोड़कर गईं तो मैं 12-13 साल का था और श्रेया 8 साल के आसपास। मुझे वह बात अच्छे से याद थी और मेरे दिमाग में श्रेया भी बसी हुई थी। मुझे हर वक्त उन लोगों की याद आती थी। कहीं ना कहीं मैं बचपन से ही श्रेया को पसंद करने लगा था। मैंने वीरेंद्र अंकल के घर से कविता जी के भाई का फोन नंबर निकाला और उसके बाद मैं कभी कभार उनसे फोन पर बातें करने लगा। उन्हें भी मुझसे काफी लगाव था, वह भी मुझसे बातचीत किया करती थी। फिर धीरे धीरे कई साल बीत गए, मैं भी जवान हो गया और श्रेया भी। जब कविता जी की तबीयत खराब हुई तो उन्हें कहीं ना कहीं यह महसूस होने लगा कि वह अब नहीं बचेंगी और उन्हें श्रेया की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वीरेंद्र अंकल ने तो पलटकर कभी देखने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वह अपनी नई दुनिया में मगन हो गए। कविता आंटी के दिमाग में मेरा ही ख्याल आया, क्योंकि उन्हें लगा कि श्रेया के लिए मुझसे बेहतर कोई और नहीं होगा, क्योंकि वह मुझे पहचानती थी। उन्होंने बचपन से मुझे देखा था और मुझसे बात करती थी, और जब उन्होंने मेरे सामने श्रेया से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो मैं इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन मैं श्रेया को पसंद करता था। शरद ने अपनी माँ नीता जी से कहा कि आपको लगता था कि कविता आंटी गलत है, जबकि कविता आंटी नहीं बल्कि आपकी जेठानी यानी कि श्रेया की बुआ ने अपनी जलन में यह सब कुछ किया था। जब नीता जी को यह सारा सच पता चला तो उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। सच ने वहां खड़े हर शख्स के पैरों तले जमीन खींच ली थी। श्रेया को अब अपने बचपन की यादों में शरद की थोड़ी थोड़ी झलक याद आने लगी थी। नीता जी ने भी मुंह पर हाथ रख लिया। श्रेया सिसकी भरकर चंद कदम पीछे हटी थी और शरद का हाथ छुड़ाकर रोती अपने कमरे में बंद हो गई। उस रात शरद ने श्रेया को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने मन का बोझ हल्का कर सके और समझे कि उसकी माँ ने शादी में जल्दबाजी क्यों की। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अकेली रह जाए। उन्हें महसूस होने लगा था कि अब उनके दिन ज्यादा नहीं बचे और वह उसकी फिक्र करती थी। आज काफी दिनों बाद वह किचन में खड़ी शरद के लिए चाय बना रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से उसे तेज चक्कर आ रहे थे, मगर वह अनजान बनी रही। थकान होगी बस, लेकिन आज उसके दिल की हालत कुछ अजीब थी। जैसे ही वह चाय की ट्रे लेकर पलटी उसे चक्कर आया। उसने फौरन ट्रे वहीं स्लेब पर रख दी। सारा मंजर धुंधलाने लगा। शरद, उसने धीमी सी आवाज में कहा। सर और ज्यादा जोर से चकराया। वह जमीन पर गिरने लगी कि शरद, जो उसकी आवाज सुनकर किचन में आया, फौरन से उसे थाम लिया। श्रेया, श्रेया, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। शरद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। वह फौरन से उसे उठाकर कमरे में ले आया। तमाम लोग वहां जमा हो चुके थे। डॉक्टर ने कुछ देर चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। घबराने की कोई बात नहीं है, यह कमजोरी है और आपको बहुत मुबारक हो। श्रेया पेट से है। यह सुनते ही शरद हैरान रह गया। कमरे में जैसे बाहर छा गई। अगले पल उसने मुस्कुराते हुए सबको देखा। फिर धीरे से आगे बढ़कर उसने श्रेया का माथा सहलाया और उसका हाथ थाम कर पकड़ लिया। श्रेया, मेरी जान, तुमने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। श्रेया की निगाहें झुक गईं, आंखों से आंसू बह रहे थे। शरद ने उसे गले से लगा लिया। अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कन है। तभी शरद की माँ आगे आई और बोली, आज से मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कबूल करती हूँ। इसलिए नहीं कि तुम कोई बारिश ला रही हो, बल्कि इसलिए कि तुमने वाकई में मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े तो श्रेया ने तड़प कर उनके हाथ खोल दिए। उनके दरमियान जमी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। श्रेया ने कहा, गलती मेरी भी थी। इस घर से छुटकारा पाने की ख्वाहिश में मैं अपनी तमीज भूल गई थी। आप मुझे माफ कर दें। मैं पायल से भी माफी मांग चुकी हूँ।
उसका दिल दुखा था। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी गलती थी। शाम होते ही मामा उदय, हर्ष, निशा और बबीता जी के साथ हाजिर हुए तो वह रो पड़ी। निशा ने उसे अच्छी तरह से गले लगाया। हर्ष ने भी मुबारकबाद दी। तभी बबीता जी ने वहां बैठे सभी लोगों से बातचीत की। आज हम सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे एक सवाल करने आए हैं। वहां बैठी पायल अचानक से चौंक गई। हर्ष ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी। पायल भी श्रेया को देखने आई थी। हम हर्ष के लिए पायल का हाथ मांगने आए हैं। यह सुनते ही नीता जी अपनी जगह से उठी और फटकार लगाई। यह सब कब हुआ? हर्ष ने मुस्कुराते हुए आंख दबाई। उसी वक्त जब हम पायल के साथ मजाक कर रहे थे। कमरे में जोरदार हंसी गूंजी। फिर सभी लोग पायल के घर गए। उसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। अगले एक हफ्ते के दौरान शादी की तैयारियों में श्रेया और शरद मशगूल हो गए, क्योंकि श्रेया के प्यारे कजिन हर्ष की शादी थी। पायल दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। विदाई होते ही वह हर्ष के कमरे में बैठी और उसका इंतजार करने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और हर्ष ने ऊंची आवाज में उसे बुलाया। पायल यह सुनकर हंस पड़ी। मेरी जान, वह लहक लहक कर गाता हुआ आगे आया। पायल प्लीज, वह हंस पड़ी। क्या प्लीज? पायल, मेरे दिल की धड़कन। पायल ने अपना घूंघट हटाया और पास रखा तकिया उठाकर उसके सिर पर दे मारा। बस करो, अब अगर और मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्ष भी दिल खोलकर हंस पड़ा और फिर उसने आगे बढ़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। कुछ महीनों बाद शरद और श्रेया का छोटा मेहमान भी घर में आ गया और अब श्रेया भी शरद से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि वह वाकई में एक समझदार और अच्छा इंसान था। उसे इज्जत देता था, प्यार देता था, जरूरत पड़ने पे उसके लिए सबके सामने खड़ा हो जाता था। श्रेया ने भी वक्त के साथ इस बात को समझा कि शरारत और मजाक एक हद तक ही अच्छे होते हैं और अब वह किसी के साथ हद से ज्यादा शरारत और मजाक नहीं करती थी। घर में सबकी इज्जत करती थी और मिलजुल कर रहती थी। यूं वो कहानी जो नफरत की दीवार पर खड़ी थी, अब प्यार और अपनापन की गर्वाहट से भर गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी घटना या व्यक्ति से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी 18 साल या उससे अधिक के लोगों के लिए है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा देना है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।